गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आपका 7th चैप्टर चल रहा था और आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि इस लेसन को हम किस तरह से कर सकते हैं प्रिपेयर एग्ज़ाम्स के लिए। अब एग्ज़ाम्स को भी ज़्यादा समय नहीं है, सितंबर में आप सबके एग्ज़ाम शुरू होने हैं। कल हमने परंपरागत साधन ज़्यादातर कर लिए थे, खनिज ईंधन में भी कोयला और पेट्रोलियम हो गया था। आज हम गैस के बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि गैस के रिसोर्सेज ज़्यादातर पेट्रोलियम रिसोर्सेज के आसपास ही पाए जाते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम तेल जब निकालते हैं तो उसी के आसपास ही गैस भी इकट्ठी हो जाती है और उस गैस का उपयोग भी वाहनों के लिए किया जाता है। अब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है एक मेन एजेंसी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे आप गेल के नाम से भी जानते हैं। ये एकमात्र भारत में ऐसी एजेंसी है जो गैस के रिसोर्सेज का पता चलाती है, उनका वितरण करती है। और हमारे यहाँ पर जब से गैस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाने लगा है तो पेट्रोलियम और कोयला, इस पर जो बर्डन है वो धीरे धीरे कम हो गया है। अब गेल ने इसके रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मेन देखे हैं, वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, और जो इसके भंडार हैं वो राजस्थान, गुजरात में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी एक्सक्लूसिव रिजर्व्स हैं अभी, जिनको ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया गया है। हाँ, थोड़ा बर्डन कम करने के लिए हमारे यहाँ देखो गैस से चलने वाले जो व्हीकल हैं वो भी ज़्यादा नहीं हैं, तो उसी हिसाब से गैस की हमारे यहाँ खपत ज़्यादा नहीं होती, एलपीजी की होती है, क्योंकि वो रसोई घर में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आता है परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा केंद्र भी हमारे यहाँ हैं और उनसे भी बिजली प्राप्त की जाती है। और ये ऊर्जा केंद्र जो हैं, इनके लिए रॉ मटेरियल अलग किस्म का होता है। जैसे जल विद्युत के लिए पानी चाहिए, ताप विद्युत के लिए कोयला और पेट्रोलियम चाहिए। परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा के लिए अलग तरह से इनका कच्चा माल होता है, जिसमें यूरेनियम मेन होता है। अब आप अगर आपकी बुक में जहाँ परमाणु ऊर्जा लिखा है वहाँ आप देख सकते हो यूरेनियम और थोरियम, ये दो मेन खनिज हैं जो परमाणु ऊर्जा के लिए अति आवश्यक हैं। फिर वही एक अंक वाला क्वेश्चन तैयार हो गया कि परमाणु ऊर्जा के लिए कौन से प्रमुख दो खनिज महत्वपूर्ण हैं, तो वो हैं थोरियम और यूरेनियम। यूरेनियम और थोरियम केरल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ मोनाजाइट बालू है, रेत है, जिसमें कि यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है। और हमारे यहाँ जितने भी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं वो मैप में शो करने के लिए भी आ सकते हैं। आप नाम नोट करोगे और फिर उसको मैप में शो करोगे। अब इसमें देखिए उन्होंने बताया है कि जो थोरियम है भौगोलिक रूप से यूरेनियम असक, सिंहभूम, तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। और ये राजस्थान में उदयपुर, झुंझुनू, अलवर, मध्य प्रदेश के दुर्ग, महाराष्ट्र के भंडारा, हिमाचल के कुल्लू ज़िले में पाया जाता है। लेकिन थोरियम जो है वो केरल के निकट या केरल के तटीय प्रदेशों में पुलिन बीच की बालू में मोनाजाइट और इलेमेनाइट से प्राप्त किया जाता है। यानी सिर्फ केरल में मैक्सिमम थोरियम पाया जाता है। विश्व के जितने भी समृद्ध भंडार हैं वो केरल के पालक्काड़, कोल्लम और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और उड़ीसा में महानदी के आसपास पाए जाते हैं। और अगर एक लाइन में पूछा जाए तो सिंपल सा आंसर है कि केरल के पास पुलिन बीच में जो मोनाजाइट बालू है उसमें थोरियम के सबसे ज़्यादा अंश या भंडार पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने सारे जो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं उनके नाम दिए हैं।
पहला ऊर्जा परमाणु ऊर्जा केंद्र पहले तो परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया था 1948 में, जस्ट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, और 1954 में फिर पहला ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। उसके बाद 67 में भाभा परमाणु ऊर्जा के इसको नाम दिया गया। अब उसके बाद लगातार सारे ऊर्जा केंद्र बने, जैसे देखो तारापुर है महाराष्ट्र में, कोटा के पास है रावत भाटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा नोएडा के पास यूपी में है, कैगा कर्नाटक में और काकरपाड़ा गुजरात में। ये जो मेन हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, और इनमें से कोई भी आपके मैप में आ सकता है। राज्य के हिसाब से वो दे सकते हैं कि राजस्थान में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए, महाराष्ट्र में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए, है ना। तो आपके 7 राज्यों में आप इसको आसानी से मैप पे दिखा सकते हो। अब हमारे पास हैं ये भी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत ही है एक तरह से, गैस जो है। लेकिन अब ये जो बाकी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, उनमें सबसे मेन जो आता है वो आता है सौर और पवन, जिसका इस्तेमाल इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप राजस्थान जैसे इलाके में जाओ तो कई बार आपको वो पवन चक्कियाँ, फ़ैन, इतने बड़ी हाइट पे वो फ़ैन लगे हुए होते हैं, वो चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि राजस्थान में जहाँ पर डेजर्ट एरिया है वहाँ हवा बहुत तेज़ गति से चलती है, और पवन ऊर्जा का जो रिसोर्स है वो हवा ही है। तो जिन क्षेत्रों में जैसे समुद्र तटीय प्रदेशों के पास है वहाँ हवा तेज़ चलती है, या डेजर्ट में तेज़ चलती है, तो वहाँ पर पवन से ऊर्जा को निकाला जा सकता है। अब अपरंपरागत स्रोत में जो मैंने आपको कल बताया था कि ये पर्यावरण हितैषी हैं, ये असमाप्य हैं, जब तक ज़िंदगी रहेगी, हवा, पानी और सूर्य रहेगा तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही उसने लिखा है कि ये अधिक टिकाऊ हैं, पारिस्थितिकी अनुकूलन या पारिस्थितिकी या पारितंत्र हितैषी हैं, और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। सस्ती कैसे? एक बार हो गया, इक्विपमेंट्स लग गए, जैसे मान लो हमने सोलर पैनल छत पे लगा लिए और उसके बाद काम भी हो गया, जनरेटर वायरिंग वगैरह वैसे ही होगी। अब हमें हर मंथ में बिजली का बिल देने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही बार खर्चा हो गया। तो तभी उसने लिखा कि सस्ती ऊर्जा आसानी से मिल सकती है। तो ये मेन हमने कल कर लिए थे, परंपरागत और अपरंपरागत स्रोतों में अंतर। अब है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में क्या करते हैं आपने देखा होगा, और आजकल तो ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं उनमें एक एक पैनल लगा होता है सौर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा से ही चलते हैं। आपने मॉल्स में जाते हैं हम, इतने बड़े बड़े मॉल हैं, कहाँ से लाइट आएगी? बहुत मुश्किल है इतनी बिजली को जनरेट करना। तो सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये अपरंपरागत स्रोत जो आ गए हैं, इन्होंने मेन परंपरागत स्रोतों पर जो एक बोझ पड़ रहा था, बर्डन जो था, खपत बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसको धीरे धीरे कम कर दिया है। तो दैट इज़ गुड फॉर द न्यू जनरेशन, या नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। अब देखिए कैसे चलते हैं ये। फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं जो सूर्य की किरणों को पाशित यानी एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। एक सिंपल सी समझ लो कि ये सूर्य की किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने हैं, फिर इसके बाद उसको सौर ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके दो प्रक्रम हैं, एक फोटोवोल्टाइक, एक सौर तापीय प्रौद्योगिकी। फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं जो ऊपर लगे होते हैं, जिनको आप सोलर पैनल भी कह सकते हैं, और दूसरा है सौर तापीय प्रौद्योगिकी, एक जनरेटर टाइप होता है जो इसको जनरेट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। ऐसा तो नहीं है ना कि दिन में होगी, रात को बिजली नहीं आएगी, रात को सोलर एनर्जी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। ये उसको ट्रांसफॉर्म करता है, सेव करके रखता है, और फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद उसने ये लिखा है कि सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर ताप की प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। अनवीकरणीय यानी असमाप्य यानी अपरंपरागत,
है ना, कितने सारे नाम हो गए देखो, नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, समाप्य और असमाप्य। अनवीकरण योग्य कौन से हैं? जो हमने कल पढ़े थे, कोयला और पेट्रोलियम। और ये सारे जो हैं नवीकरण योग्य हैं, क्योंकि इनको हम बार बार बना सकते हैं। बनाने का मतलब है सूर्य को तो नहीं बना सकते, सूर्य की ऊर्जा को जेनरेट कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को जेनरेट कर सकते हैं। तो उसने यही कहा कि एक तो लागत प्रतिस्पर्धी है, लागत एक ही बार आती है, लाइफ लॉन्ग आपको इसका लाभ मिलता है। दूसरा पर्यावरण अनुकूलन है। तीसरा निर्माण में आसान है। पहले, आजकल भी हैं, पहले भी एक बार चले थे, सोलर कुकर थे। अब इंडिया जैसे देश में एक सोलर की जो हानि है वो ये है कि सौर ऊर्जा गर्मियों में बहुत है, सर्दियों में भी है। एक दिसंबर और जनवरी और फैब थोड़ा सा ऐसा होता है जब सौर ऊर्जा नहीं होती है, बहुत कम समय के लिए होती है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये पारिस्थितिकी अनुकूलन है, ये लाभप्रद है, और इसके अलावा ये लागत प्रतिस्पर्धी भी है, कम लागत इसमें आती है। अब इनका इस्तेमाल हमारे यहाँ किस किस सेक्टर में होता है? कृषि में सबसे ज़्यादा होता है। हीटर सोलर पैनल से चलते हैं। आजकल हम जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो मैंने आजकल ज़्यादातर देखा है होटल्स में जो पानी आता है, एक मैंने व्लॉग भी बनाया था, हम बीर बिलिंग घूमने गए थे, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ जितने छत पे गीज़र्स छत पे ही लगे हुए हैं और वो सोलर पैनल से कनेक्टेड है, यानी वो पानी वहीं ऊपर ही गर्म हो जाता है और जब हम नल चलाते हैं नीचे तो वो पानी गर्म का गर्म आता है। यानी बाथरूम में गीज़र्स नहीं लगे हैं क्योंकि ऊपर ही उन्हें सोलर पैनल से कनेक्ट किया गया है। वो सोलर एनर्जी से पानी को गर्म करते हैं और बाथरूम में उसका जो वितरण है वो हो जाता है। तो वही वो कह रहा है कि सामान्यतः हीटरों में, हीटर जो सर्दियों में आप चलाते हो, फसल क्रॉप के ड्रायर्स होते हैं, जैसे हेयर ड्रायर करते हो ना आप, ऐसे क्रॉप को भी सुखाने के लिए नहीं तो हम बाहर डाल देते थे धूप में पहले, और अगर बारिश या मौसम ख़राब हुआ तो सारी फसल ख़राब हो जाती थी। आजकल हेयर ड्रायर की तरह ये क्रॉप ड्रायर है, तो उससे क्या होता है, जल्दी से फसल ड्राई हो जाती है और उनको बोरियों में बंद करके गोडाउन्स तक ले जाया जाता है। फिर है कुकर्स, जो मैंने आपको बताया ही। इन जैसे उपकरणों में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है और भारत के पश्चिमी भागों में, गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का विकास या सौर ऊर्जा के विकसित भंडार हैं। भंडार का मतलब है कि वहाँ पर इसके विकास की परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल हैं और वहाँ पे सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत होता है। फिर है पवन ऊर्जा, मैंने बता ही दिया, पवन चक्कियाँ लगी होती हैं, उन पवन चक्कियों के इस्तेमाल से ऊर्जा जनरेट होती है, बहुत तेज़ हवा आती है, उस ऊर्जा को लाइट में यानी बिजली में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पर है, इसमें भी देखो सेम ही लिखा है। एक तो ये प्रदूषण मुक्त है, धुआं नहीं होगा। दूसरा ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। ये जितने भी अपरंपरागत हैं उन सबका मेन महत्व यही है जो हमने अंतर स्पष्ट करो में किया था। अब प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करके अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग के कारण ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइट में, या आप इसको कह सकते हो कि जो पवन से ऊर्जा निकलती है उसको बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं। पवन की गतिज ऊर्जा यानी जो हवा की गति होती है उसको टरबाइन के, वो जो बड़ी बड़ी लगी होती है ना, एक एक जो पवन चक्की है वो बहुत महंगी होती है, करोड़ों का सौदा होता है ये, और उनमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं, तो वो जो टरबाइन्स हैं उनकी मदद से पवन की गतिज ऊर्जा जो होती है वो बदल जाती है विद्युत ऊर्जा में। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, विद्युत तो बन गई। अब ये ज़्यादातर भारत में जो हैं वो ज़्यादातर हैं ये गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में, तूतीकोरन में। सबसे लास्ट में आपके पैराग्राफ में लिखा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये ज़्यादातर
पाई जाती हैं। फिर है ज्वारीय और तरंग ऊर्जा। आपने अगर सी साइड पे कभी गए हो, आपने देखा होगा तरंगे उठती हैं, ज्वार भाटा, ज्वार और फिर भाटा। तो इनमें भी ऊर्जा होती है, मतलब इनकी जो ऊर्जा है उसको भी कन्वर्ट किया जाता है विद्युत ऊर्जा में, और फिर उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अभी कम है ये भंडार, या ऐसे कहना चाहिए कि इनमें जो इंजीनियरिंग लगती है वो थोड़ी हाई लेवल की है और थोड़ी महंगी है, और हमारे यहाँ पर थोड़ा इस तरफ ध्यान कम दिया गया है और क्षेत्र भी कम है। तो इसीलिए हमारे यहाँ सौर और पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें क्या है, अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से जो अधिक ऊर्जा तंत्र है वो बनाया जाता है, और ये भारत में है। लास्ट में देखो, ध्यान से पढ़ो, अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है। निकलती है लेकिन अभी तक ऐसे इक्विपमेंट्स या ऐसे भंडार का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर है भूतापीय ऊर्जा। जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है, आप देखो लावा निकलता है, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर बहुत ऊर्जा है। और पहाड़ों, देखो कितनी हैरानी की बात है कि लेह लद्दाख या मणिकरण हिमाचल में है। आजकल बहुत आया हुआ था खबरों में, क्योंकि वहाँ पार्वती रिवर में उफान के कारण बहुत नुकसान हो गया था। तो साथ ही पार्वती रिवर है इतनी बड़ी, और हिमाचल में है, मणिकरण में कई बार बर्फ़ भी पड़ती है। लेकिन हैरानी की बात है कि नीचे गीज़र्स हैं, गर्म पानी के सोते हैं। इतने गर्म पानी के सोते हैं वो कि 1 किलोमीटर तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ बहुत दूर तक जो पृथ्वी है उस पर आप नंगे पाँव नहीं चल सकते हो। और इतना उसमें से धुआं निकलता है दूर से ही कि आपको ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ बहुत गर्म, और सल्फ़र बहुत ज़्यादा निकलता है। उस सोते जो पानी निकलता है उनमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। गुरुद्वारे बने हैं, मंदिर बने हैं, लोग स्नान करते हैं। वो क्या करते हैं, एक तरफ से पानी ठंडा आ रहा होता है, एक तरफ से सोते का पानी आता है, यानी गीज़र्स जिनको आप बोलते हो, और उनको मिक्स करके वो ऐसा टेम्परेचर कर देते हैं कि आप इजीली से हाथ मुंह धो सकते हो। और क्योंकि इसमें सल्फ़र है और भी मिनरल होंगे, तो पीने के लिए तो इतना गुड नहीं है ये, दैट इज़ नॉट गुड फिट फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन नहाने के हिसाब से ठीक है कि जो चर्म रोग हों या पेट से संबंधित कोई बीमारियां हों, लोग वहाँ खड़े रहते हैं, वो पानी अपना क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है, और कहते हैं कि ऐसे बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ये है मणिकरण में, हिमाचल प्रदेश में। लेह लद्दाख में भी बहुत जगह ऐसे सोते हैं। अब ये मणिकरण में तो आसानी से ऐसे आराम से निकल रहा होता है, लेह लद्दाख में वो गीज़र की तरह निकलता है, जैसे तेल का गर्म पानी का फव्वारा होता है ना, उस तरह से निकलता है। और सल्फ़र का अंश सबसे ज़्यादा इनके आसपास जमा होता है। लास्ट है जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा यानी बायो, जो डिग्रेडेबल, जो कूड़ा कचरा होता है नगरों का, उसको कहाँ फेंकें, कहाँ डंप करें, तो उसको भी डंप करके उससे ऊर्जा तैयार की जाती है। कूड़े कचरे से जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिसे जैविक उत्पादों के द्वारा बनाया जाता है। जो किचन का कचरा है हमारा, या वैसे जो कचरा है, खाद भी बना सकते हैं उससे, तो ये ऊर्जा बनाते हैं। इसमें कृषि अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक और अन्य अवशिष्ट पदार्थ शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। 2 फायदे होंगे, कूड़ा भी नष्ट हो जाएगा और हमें बिजली भी मिल जाएगी। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा, जिससे खाना भी बना सकते हैं, यानी पाइपलाइन के द्वारा वो किचन तक भी आ सकती है। हमारे यहाँ ओखला में है ये अभी तक परियोजना, नई दिल्ली की ओखला में स्थित है। बाकी इंडिया में कहीं भी ऐसी परियोजना अभी शुरू नहीं की गई है। दिल्ली का कूड़ा इतना होता है, आप वज़ीराबाद के पास चले जाओ, इधर स्लम एरिया है वहाँ चले जाओ, सब जगह कूड़े के ढेर हैं। तो जैव ऊर्जा का एक केंद्र ओखला में स्थापित किया गया है। साउथ दिल्ली का सारा कूड़ा वहाँ जाता है, तो वहाँ पे ये परियोजना स्थापित की गई है। चलिए आज इतना ही करते हैं। एक टॉपिक रह गया, 1-2 टॉपिक रह गए, उनको हम कल लेते हैं। मज़े से राखी मनाइए, है ना, राखी अच्छे से मनाइए भाई बहनों के लिए, और बहनें भाई के लिए अपनी मनोकामनाएं पूरी करें।
भाई आपकी रक्षा करे और आप भी उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।